डे बिफोर एग्जाम अपने आप में एक चैलेंज है। यदि आप सीएमए इंटर का एग्जाम जून 26 में दे रहे हैं तो मेरी इन तीन बातों को ध्यान से सुन लें। डे बिफोर एग्जाम आपको चाहिए सिर्फ ये तीन चीज। नंबर वन, आपको चाहिए अपना लास्ट डे रिवीजन नोट्स, जिसमें आप अपने हर चैप्टर का एक समरी बना के रखे हुए हैं, जिसको आप पढ़ के पूरा चैप्टर रिकॉल कर लेंगे शॉर्ट में। नंबर टू, आपको चाहिए अपने पूरे सिलेबस में से और पास्ट पेपर्स में से ढूंढा हुआ टॉप क्वेश्चंस, जिसको आप डे बिफोर एग्जाम एक बार देख के जाएंगे तो आपको उस चैप्टर का कैलकुलेशंस याद आ जाएगा। और नंबर थ्री, चाहिए आपको एमसीक्यू का सिलेक्शंस, जिसको आप करके जाओगे तो आपका एग्जाम में एमसीक्यू भी अच्छा खासा ग्रिप में आ जाएगा। तो ये तीन यदि आपने ऑलरेडी अपने लिए इकट्ठा कर रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बिल्कुल आगे बढ़िए। और यदि आप चाहते हैं कि एसजीसी आपको हेल्प करे फॉर सब्जेक्ट्स लाइक एफएमडीए, कॉस्ट, एमए, ओएमएसएम, तो आपको ये वीडियो एक सौगात के लिए मैं एक बार दे रहा हूं, जिसमें मैं एक चैप्टर एक बार आपको एमए का देने जा रहा हूं, जिसको मैं चाह रहा हूं कि आप देखो, समझो और एक चैप्टर देखकर फील कर लो कि हम किस तरीके से आपको एक दिन में रिवाइज करा सकते हैं। अगर आपको समझ में आ जाए तो वीडियो के एंड में एलएमआरबी का थोड़ा सा डिटेल आएगा और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एसजेसी ऐप का लिंक दिया हुआ है। इस एसजेसी ऐप के अंदर आएंगे तो एलएमआरबी बैच मिल जाएगा, आप उस एलएमआरबी बैच में आ जाएंगे तो ये जो तीन चीज मैंने आपको बोला है वो वहाँ पे सजा के दिया हुआ है और हर चैप्टर का वीडियोस बनाया हुआ है और हर कॉन्सेप्ट को टच करते हुए टॉप क्वेश्चंस जो कि हमारे सुपर 50 क्वेश्चंस है उसको पूरा सॉल्व करके दे दिया गया है। तो आप यदि एग्जाम में आए, मान लीजिए एक दिन पहले कुछ और एग्जाम था और अब आप एमए का एग्जाम देने जा रहे हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मोमेंटम नहीं बैठता है, अपने से पढ़ने के समय आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है। तो इसलिए ये पूरा बैच यदि आपके पास रहेगा तो कहीं पे भी अटकोगे, कोई भी चैप्टर में अटकोगे, आपको बहुत हेल्प हो सकता है। अगेन द चॉइस इज योर्स वेदर यू रियली वांट इट और नॉट, बट अगर आपको ये पहला चैप्टर देखकर कुछ फील गुड लेना है या उस चैप्टर की ही रिवीजन करनी है तो प्लीज आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। इट शुड हेल्प यू अकॉर्डिंग टू मी, राइट। सो अभी इसको कंप्लीट कराने के लिए आ रहे हैं none other than CMA Rahil Singhal, All India rank holder in both intermediate and final, and now a part of SGC team, who is going to help you to revise MA subject in full for your D-Day, that is the last day. So let's welcome Rahil Bhaiya. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो कितने लोगों को पेपर पैटर्न का पूरा आइडिया है? पेपर पैटर्न का आइडिया कितने लोगों को है? तो आइए पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, एमसीक्यूज आने वाले हैं 2 मार्क्स के 15 एमसीक्यूज। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2A है, किस चैप्टर से आता है क्वेश्चन नंबर 2A? बताइए, जिन्होंने पेपर पैटर्न देख रखा है बताइए बताइए। एबीसी से आता है? रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2A आता है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। क्वेश्चन नंबर 2B एबीसी। क्वेश्चन नंबर 3A एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। 3B ट्रांसफर प्राइसिंग। 4A बेसिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। और 4B आपका एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग से अगेन। मैं प्रैक्टिकल बोल रहा था, अच्छा कोई नहीं। और याद रखिएगा कि पहले क्या होता था, पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 3 होता था, ये एक क्वेश्चन आता था एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग में से 14 मार्क्स का। ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन पहले नहीं आ रहा था,
लेकिन अब ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन भी आने लगा है। 5A 5B स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, 6A 6B बजट, 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस। फिर 7A डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से आता है, और डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से भी यस ईवीए का क्वेश्चन आएगा या फिर रेसिडुअल इनकम वर्सेस आरओआई का क्वेश्चन आता है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 भी रहता है वो आपका आता है लर्निंग कर्व से डीपीएम में। फिर क्वेश्चन नंबर 8A डिसीजन थ्योरी, और 8B आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का थ्योरी। तो ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है, दिख रहा है क्लियरली सभी को? तो पेपर पैटर्न बताने का जो मेरा पर्पस है वो पर्पस ये है कि आपको समझ में आ जाए कि आपको जब आप रिवाइज करोगे या जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है। सपोज करिए कि आप एबीसी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ ही नहीं रहे हो, तो क्या फायदा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पूरा सेट है उसमें इंट्रोडक्शन टू एमए से भी क्वेश्चन आएगा, एबीसी से भी आएगा। तो अगर आप एबीसी को अच्छे से पढ़ेंगे, एबीसी बहुत इजी चैप्टर है, सब कोई करके ही जाएंगे, तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी थ्योरी पढ़ के जाना है आप लोगों को कि आप पूरा क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर पाओ। यस और नो? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए मेरे को चैट में, तब मजा आएगा। सिर्फ मैं बोलूंगा आप सुनोगे, कुछ मजा नहीं आएगा, बोरिंग मोनोटोनस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट थ्योरी मेरे जो सुपर 50 है उसमें मैंने इंपॉर्टेंट थ्योरीज डाले हैं सारे। देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है आप लोगों को तो पता ही है, थोड़ा वास्ट है, तो 2 दिन में कंप्लीट करने के लिए मैं एक पेस पे चलूंगा। आप लोग को अगर मेरा पेस फास्ट लगेगा, आप लोग तुरंत चैट बॉक्स में मेरे को बताओगे। कोई क्वेश्चन में कोई भी पार्ट में डाउट होगा 100 बार मेरे से पूछोगे, मैं 100 बार बताऊंगा। बिल्कुल भी किसी को शर्माना नहीं है कि चैट बॉक्स में मैं कुछ नहीं पूछूंगा। स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उनको समझ में नहीं आता, वो मीटिंग लीव करके छोड़ के चले जाते हैं। अगर सबको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाता तो पासिंग परसेंटेज फिर 15% नहीं होता, 100% होता है या नहीं? तो क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगे, तो बस क्या है कि आपको प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। नहीं समझ में आएगा पूछ सकते हैं। तो मेरे राय में अगर आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 है तो पूरा अटेम्प्ट करना ही चाहिए। 2A एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आते हैं, एकदम इजी 14 मार्क्स का सेट है, अटेम्प्ट करना ही चाहिए। फिर बजट का क्वेश्चन भी इजी ही आता है, बजट कोई हार्ड चैप्टर तो है नहीं, अटेम्प्ट करना ही चाहिए। स्टैंडर्ड मार्जिनल में प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं, हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। स्टैंडर्ड मार्जिनल, स्टैंडर्ड तो पूरा ऐसे समझ लेंगे कि स्टैंडर्ड में तो कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। मार्जिनल कॉस्टिंग में बस ये प्रॉब्लम हो सकती है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस कई बार बहुत डिफरेंट आ जाते हैं, तो एग्जाम में हो सकता है आप शायद अटेम्प्ट ना कर पाओ। इसीलिए आप ये मानकर चलिएगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग आप ऑप्शनल में निकाल दो, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन आता है, कई बार क्या होता है सीए फाइनल लेवल तक का क्वेश्चन आ जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग में। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग में जो फाइनल में आया था। तो सारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो हम कल करेंगे, वो हमारा कल का टारगेट है, लेकिन पूरा कर लेंगे, ये गारंटीड है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग अगर पूरा ग्रिप है अच्छा तो ऑप्शनल में निकालने का मत सोचिएगा। क्वेश्चन 3 जो होता था पहले 14 मार्क्स का आता था बड़ा, लेकिन अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बेक होने लगा है, 7 मार्क्स का आने लगा है। तो 7 मार्क्स का बहुत सारा क्वेश्चन मीन 7 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप लोगों ने अपनी प्रायोरिटी रिवीजन की जैसे बनाई है वैसे ही चलना है। ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने से आप चेंज कर लोगे। स्टैंडर्ड ऑप्शन में रखा है तो स्टैंडर्ड ऑप्शन में रखिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो मार्जिनल कॉस्टिंग छोड़ देंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ने लग जाएंगे। नहीं, जो आपने पढ़ रखा है अब तक उसी को आगे लेके चलना है। तो आज का हमारा टारगेट क्या क्या है? आज हमारा टारगेट है कि हम एबीसी पूरा करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग करेंगे, बेसिक्स ऑफ मार्जिनल कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4B तक
आज का हमारा टारगेट है। ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। आर यू गाइज विथ मी? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए मेरे को। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मेरे को तुरंत चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए लेट्स गो। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से शुरू करते हैं। सुपर 50 का पीडीएफ है तो सबके पास? अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शुरू करने से पहले, ठीक है कोई नहीं, तो एक बात बताइए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शुरू करने से पहले क्या आप लोगों को एक कंसेप्ट पता है? स्प्लिटिंग द बिल वर्सेस डच। हम अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खाना खाने जब जाते हैं तो हम एक बहुत कॉमन वर्ड यूज करते हैं कि ठीक है जो भी खाना आएगा वो बिल स्प्लिट कर लेते हैं, जो भी बिल है उसको स्प्लिट कर लेते हैं। सुना है कि नहीं सबने बिल स्प्लिट करना? तो बिल स्प्लिट करना और गोइंग डच, क्या डिफरेंस है दोनों में? एक वर्ड है गोइंग डच, डच कर लेते हैं, सुना है आप लोगों ने? डच कर लेते हैं। तो बिल स्प्लिट करना और डच करना में एक डिफरेंस है। वेरी गुड। डच करने का मतलब होता है अपना अपना पे करना, और बिल स्प्लिट करना मतलब जो टोटल बिल आया उसको बांट देना। फ्रेंड्स ही नहीं है, कोई बात नहीं, यहां पे बहुत सारे फ्रेंड्स है, बना लीजिए इनमें से किसी को फ्रेंड। सपोज करिए 3 फ्रेंड्स है अपने पास, ए बी और सी। बस बस मस्ती नहीं, 3 दोस्त है एबीसी, तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं। तो ए जो है हमारा, उसने नूडल्स ऑर्डर किया। भैया सुबह सुबह हमने नाश्ता भी नहीं किया, आप यहाँ नूडल्स और पिज्जा की बात कर रहे हो। कोई बात नहीं, एग्जाम खत्म होने के बाद पार्टी करेंगे। तो नूडल्स ऑर्डर किया ए ने, 200 रुपए इसका। फिर बी ने पिज्जा ऑर्डर किया 300 का, और सी ने पास्ता ऑर्डर किया, मान लेते हैं 350 का। एक बहुत बेसिक एग्जांपल है। तो टोटल बिल क्या आएगा? टोटल बिल आएगा आपका 200, 300, 350, दैट इज 850 रुपीज। अब जब हम बिल स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा? 850/3 किया, 850/3 किया 283.33। तो ए ने 283.33 दे दिया, बी ने 283.33 दे दिया, और सी ने भी 283.33 दे दिया। बट क्या आपको लग रहा है कि ये सही है? नहीं। तो जब ये काम हम करते हैं इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये जो हो रहा है पूरा काम, ये क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कि टोटल खर्चा निकाला, टोटल खर्चा जोड़ा, एक बेसिस लिया और उस बेसिस के हिसाब से बांट दिया। तो ये जो प्रॉब्लम है इसी को ठीक करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में बोला कि जो जैसा करेगा उसको उतना भरना पड़ेगा, मतलब जो कॉस्ट जिसका है वो अपना कॉस्ट समझेगा। क्लियर है? चलिए ये खाने पीने की बात को छोड़ के अब प्रैक्टिकल बात पे आते हैं। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है, उसमें 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक्स वाई जेड। 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं एक्स वाई जेड। एक्स में जो लेबर आवर्स है दैट इज 1000, वाई में 1500 और जेड में 2000 लेबर आवर्स। और आपको कुछ ओवरहेड कॉस्ट गिवन है। ओवरहेड कॉस्ट में आपके पास गिवन है सेटअप कॉस्ट, मान लेते हैं सेटअप कॉस्ट है 50,000, और एक है आपका डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी कॉस्ट है 30,000। तो टोटल ओवरहेड्स कितना हुआ? टोटल ओवरहेड्स हमारा 80,000 आ गया।
ये 80,000 अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से चले तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमें बोला गया है कि ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, लेबर आवर्स के हिसाब से हम अपने ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारे लेबर आवर्स कितने हैं टोटल लेबर आवर्स है 1000 प्लस 1500 प्लस 2000, 4500 लेबर आवर्स है टोटल लेबर आवर्स इज 4500। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए चैट बॉक्स में। तो देयरफॉर ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड, टोटल ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल बेसिस। तो ओवरहेड्स टोटल है हमारा 80,000 और बेसिस क्या है, लेबर आवर्स बेसिस है, लेबर आवर्स इज 4500। तो 80,000 डिवाइडेड बाय 4500, 17.77 पर लेबर आवर। हम लेबर आवर के हिसाब से जब एब्जॉर्ब करेंगे तो 17.78 एब्जॉर्ब होगा। क्लियर है सभी को यहां तक? तो x के हिस्से में कितना आएगा, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, x के हिस्से में कितना आया, x के पास कितना लेबर आवर्स है 1000 इंटू 17.78 या 17.77, तो ये आएगा 17780। y को ओवरहेड्स का कितना मिला 1500 इंटू 17.78, 26670। z में 2000 इंटू 17.78, 35560। तो ये हमारा ओवरहेड्स बढ़ गया लेबर आवर्स के हिसाब से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपको और इंफॉर्मेशन अब गिवन है, और इंफॉर्मेशन गिवन ये है कि नंबर ऑफ सेटअप्स, मैं जब प्रोडक्शन करता हूं तो एक सेटअप बनाता हूं और सेटअप बनाने के कारण ही मेरा सेटअप कॉस्ट लगता है। तो x के केस में मेरा जो सेटअप बना है दैट इज 30, x के केस में सेटअप बना है 30, z के केस में बना है 20 सेटअप, और नंबर ऑफ डिलीवरीज, x के केस में मैंने 1000 डिलीवरीज की है और y के केस में मैंने 2000 डिलीवरीज की है। अब मेरे को आप बताएंगे कि मैंने ये सब तो कॉस्ट बांट दिया, जब मैंने ओवरहेड निकाला टोटल ओवरहेड का कॉस्ट बांट दिया तो सारे खर्चे बढ़ गए, सेटअप का कॉस्ट भी तीनों के हिस्से में गया, डिलीवरी का कॉस्ट भी तीनों के हिस्से में गया, यस और नो। मैंने क्या किया, टोटल ओवरहेड्स निकाला, लेबर आवर्स के हिसाब से बांट दिया, तो सेटअप का कॉस्ट भी तीनों में गया, डिलीवरी का कॉस्ट भी तीनों में गया। क्या ये सही है? एक्स के केस में तो सेटअप बना है, जेड के केस में सेटअप बना है, वाई के केस में सेटअप बना ही नहीं है, तो वाई को सेटअप का कॉस्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? वाई के केस में जब सेटअप बन ही नहीं रहा है तो सेटअप का कॉस्ट वो क्यों बियर करेगा? जेड ने कोई डिलीवरीज नहीं ली है तो जेड को डिलीवरी का खर्चा क्यों लेना पड़े, नहीं लेगा, है कि नहीं? तो यही प्रॉब्लम हो रहा था पहले, हम जब ओवरहेड्स को लेबर आवर्स के हिसाब से बांटते थे या कोई भी एक बेसिस के हिसाब से बांटते थे तो बहुत सारे ऐसे कॉस्ट होते थे जो कि मेरे हिस्से के नहीं है फिर भी मेरे को मिल गए, मेरे हिस्से के नहीं है फिर भी मेरे को मिल गए। तो उसी को ठीक करने के लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आया, बोला जो एक्टिविटी या जो कॉस्ट जिसके वजह से होगा हम उसका कॉस्ट उसी में बांटेंगे। समझ में आ रहा है तो सभी को? तो अब होना क्या चाहिए, हाउ टू रेक्टिफाई, सेटअप का जो कॉस्ट है वो कैसे बंटना चाहिए, बताइए चैट बॉक्स में बताएंगे सबको का आंसर मेरे को चाहिए। बहुत लोगों ने अपना कैमरा ऑफ कर लिया, पता नहीं क्यों, प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। सेटअप के कॉस्ट को कैसे हम बांटेंगे,
गोइंग डच एक्टिविटी वाइज, वेरी गुड। नंबर ऑफ सेटअप्स के हिसाब से, सेटअप का कॉस्ट नंबर ऑफ सेटअप्स के हिसाब से बंटना चाहिए, और हमारा जो डिलीवरी का कॉस्ट है वो नंबर ऑफ डिलीवरीज के हिसाब से बंटनी चाहिए। जिसने ज्यादा डिलीवरी ली उसको डिलीवरी का कॉस्ट ज्यादा मिलेगा, जिसने कम डिलीवरीज ली उसको कम कॉस्ट मिलेगा, और जिसने डिलीवरी ली नहीं उसको डिलीवरी का कॉस्ट मिलना भी नहीं चाहिए। तो डिलीवरी कॉस्ट नंबर ऑफ डिलीवरीज के हिसाब से, यस। तो हमारा जो सेटअप कॉस्ट है दैट इज, कितना है सेटअप कॉस्ट बताएंगे सब कोई? 50,000। सेटअप कॉस्ट इज 50,000। और किस रेशियो में बटेगा ये? रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3:2। अग्री कर रहे हैं सब कोई? 3:2 में बटना चाहिए। एक्स के पास 30 सेटअप्स, जेड के पास 20 सेटअप्स, तो 30:20, दैट मीन्स 3:2। तो x/z के बीच में 3:2 में जाएगा ये। तो x के हिस्से में कितना आया? 50,000 इंटू 3/5, दैट इज 30,000। और y के केस में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि y का कोई सेटअप बना ही नहीं है। z के केस में 50,000 इंटू 2/5, 20,000। फिर जो हमारा डिलीवरी कॉस्ट है, डिलीवरी कॉस्ट को बांटिए। नंबर ऑफ डिलीवरीज के हिसाब से। अब नंबर ऑफ डिलीवरीज क्या है? 1000:2000, दैट मीन्स 1:2 का रेशियो। वेरी गुड। 30,000 है और x/y में बांट देना है 1:2 में। सभी को समझ में आ रहा है? जितने भी लोग हैं सबको ही बताएंगे, तभी पता चलेगा आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो x के हिस्से में कितना आया? 30,000 इंटू 1/3, दैट इज 10,000। और y के केस में 30,000 इंटू 2/3, दैट इज 20,000। अग्रीड? क्लियर एकदम? तो अब मैं लिख सकता हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स एज पर एबीसी। साथ साथ सब कोई लिखते चलेंगे। एज पर एबीसी, एक्स वाई जेड। सेटअप कॉस्ट, एक्स के पास सेटअप कॉस्ट का कितना गया? 30,000। जेड के पास गया 20,000। और डिलीवरी का कॉस्ट, एक्स के पास गया 10,000, वाई के पास गया 20,000। तो अब हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट 40,000, 20,000 और 20,000। क्लियर है? पहले जब हमने ओवरहेड्स बांटा था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से, तो देखिए एक्स के पास सबसे कम आया था, एक्स के पास सबसे कम आया था, लेकिन एक्चुअली में एक्स ने ही सबसे ज्यादा फायदा उठाया है। डिलीवरीज भी एक्स ने ली, सेटअप भी एक्स में हुआ। तो पहले जब हम ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कर रहे थे तब हम क्या मिस्टेक कर रहे थे? हम सब में सारे खर्चों को बांट दे रहे थे, बट सारे खर्चे सब में नहीं बटेंगे क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज ऐसे हैं जिसका बेनिफिट सबने नहीं लिया है। ठीक है, ये वही एक्स है फायदा उठाने वाली। मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको मीटिंग से निकाल दिया जाएगा अगर ऐसी बातें आप करेंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। डिप्रेशन में डाल दिया, निकाल दिया जाएगा ग्रुप से, मैं बता रहा हूं, कोई मजाक मस्ती नहीं।
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पे, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1। ये समझ में आ गया तो कंसेप्ट सबको? तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं कि किसी को डाउट है अभी भी? फैमिली स्टोर वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट लाइन, सॉफ्ट लाइन, फ्रेश प्रोड्यूस, पैकेज फूड। हमारे पास 3 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज फूड। फैमिली स्टोर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर 20X7X8। रेवेन्यू गिवन है, COGS गिवन है, कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न्ड ये भी आपको गिवन है। तो अगर बॉटल आप रिटर्न करोगे तो उसका जो कॉस्ट है वो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक के केस में लग रहा है, बाकी ये सारे आपको डेटा गिवन है। जैसे अभी मैंने डेटा गिवन था कि सेटअप इतना लोगों ने किया है, एक्स और जेड में हुआ है, डिलीवरीज वाई ने एक्स ने रिसीव की है, तो वही डेटा आपको गिवन है। तो ये डेटा किसके लिए गिवन होगा बताइए? ABC के लिए गिवन होगा। ये जो डेटा है ये ABC के लिए गिवन होगा, ABC में कॉस्ट को बांटने के लिए। अब बॉटल रिटर्न्स, बॉटल रिटर्न का कॉस्ट किसके वजह से है? इसका मतलब रिटर्निंग ऑफ एम्प्टी बॉटल्स। एम्प्टी बॉटल्स लोगों ने मेरे को रिटर्न किए, मेरे से पैसे वो ले गए, तो मेरे लिए ये कॉस्ट है। एम्प्टी बॉटल्स उन्होंने मेरे को रिटर्न किया, मैंने उनको पैसे वापस कर दिए, 60,000। डायरेक्ट ट्रेसिंग टू सॉफ्ट ड्रिंक लाइन, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक में ही हो रहा है, तो इसका पूरा कॉस्ट कौन बियर करेगा? सॉफ्ट ड्रिंक्स वाला ही डिपार्टमेंट बियर करेगा। अगर ये जो 60,000 का कॉस्ट है ये पूरा सॉफ्ट ड्रिंक के वजह से लग रहा है, तो इसका कॉस्ट पूरा सॉफ्ट ड्रिंक को ही बियर करना चाहिए। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 7,80,000 और कुल मिला के 1560 परचेज ऑर्डर्स हुए हैं। तो जिसने जितना परचेज ऑर्डर किया होगा उसके हिसाब से उसको बढ़ जाएगा ये। तो क्या रेशियो आएगी? 360, 840, 360 है कि नहीं? ये जो है अपना परचेज ऑर्डर के हिसाब से बढ़ जाएगा। क्लियर एकदम? फिर डिलीवरी, डिलीवरी का खर्चा कैसे बढ़ना चाहिए? नंबर ऑफ डिलीवरीज रिसीव्ड के हिसाब से बढ़ना चाहिए। एकदम सिंपल है। सेल्फ स्टॉकिंग, आवर्स ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग टाइम के हिसाब से बढ़ना चाहिए। पढ़ के एकदम समझ में आ जा रहा है। कस्टमर सपोर्ट, देखिए कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट एलोकेशन बेस आपको एग्जाम क्वेश्चन में गिवन है, आइटम सोल्ड के हिसाब से, आइटम्स सोल्ड के हिसाब से। तो आइटम सोल्ड भी आपको यहां पे गिवन है, तो इसको आपको आइटम सोल्ड के हिसाब से बांट देना है। तो ये क्वेश्चन जो था इसमें तो आपको कॉस्ट एलोकेशन बेस गिवन ही है, एलोकेशन बेस गिवन है, लेकिन सब क्वेश्चन में आपको एलोकेशन बेस गिवन नहीं होगा, वो आपको पढ़ के समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में एलोकेशन बेस गिवन था, आपको हर क्वेश्चन में एलोकेशन बेस गिवन नहीं होगा, बट आप पढ़ के आराम से समझ जाओगे। जैसे सेल्फ स्टॉकिंग का जो कॉस्ट है वो सेल्फ स्टॉकिंग के हिसाब से ही जाना चाहिए। डिलीवरी का कॉस्ट है नंबर ऑफ डिलीवरीज के हिसाब से जाना चाहिए। यस और नो? तो आप अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को? चलिए मैं वेट कर रहा हूं, आप अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को, मैं भी साथ साथ सॉल्व करता हूं। Solution to question number 1. और हाँ, एग्जाम में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो एकदम प्रॉपर ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं। जैसे मैंने एकदम बड़ा बड़ा लिख दिया सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, आप भी एग्जाम में ऐसे ही करेंगे। आप कहीं साइड में ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और फिर सॉल्व कर देते हैं। जो आपका पेपर चेक कर रहा है वो आधा नशा में रहता है, नहीं मार्क्स देगा। चलिए रुक जाइए, अभी पहले एक बार पूरा क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब ABC के हिसाब से बांटना ये तो समझ में आ गया क्वेश्चन पढ़ के, ग्लांस लेके। रिक्वायर्ड, फैमिली स्टोर करेंटली एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट ऑल कॉस्ट अदर देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो भी सपोर्ट कॉस्ट है उसको कैसे बांटा जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन। COGS के हिसाब से आप सपोर्ट कॉस्ट को बांट देते हो। तो पहले तो ये बताइए टोटल सपोर्ट कॉस्ट कितना है? टोटल सपोर्ट कॉस्ट कितना है? $45 लाख प्लस करते हैं 60,000 प्लस 7,80,000 प्लस 12,60,000 प्लस 8,64,000 प्लस 15,36,000।
यस वेरी गुड 45 lakhs। आंसर देख के तो नहीं बोला था ना आपने, ये आ गया 45 lakhs। तो हमारा जो टोटल सपोर्ट कॉस्ट है वो कितना है 45 lakhs। कंपनी अभी क्या कर रही है, अभी इस सपोर्ट कॉस्ट को कैसे बांटा जाता है, सीओजीएस के हिसाब से बांटा जाता है। जैसे आपका सीओजीएस क्या है 30 लाख, 75 लाख, 40 lakhs, 45 lakhs। तो 30:75:45 का रेशियो आया, 30:75:45 का रेशियो आया। इस रेशियो में कंपनी क्या कर रही है, आपके कॉस्ट जो भी सपोर्ट कॉस्ट है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है। सबको यहां मेरे साथ, कोई भी परेशानी किसी को चैट बॉक्स में बताएंगे। तो वर्किंग नोट 1, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल सपोर्ट कॉस्ट। टोटल सपोर्ट कॉस्ट में हमारे पास क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ बॉटल्स रिटर्न 60,000। फिर हमारे पास और क्या क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 7,80,000। फिर डिलीवरी कॉस्ट 12,60,000। सेल्फ स्टॉकिंग 8,64,000। कस्टमर सपोर्ट 15,36,000। टोटल आ गया अपना 45 lakhs। तो ये जो सपोर्ट कॉस्ट है इसको कंपनी कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, सीओजीएस के हिसाब से भी कर रही है डिस्ट्रीब्यूट। अभी हम सीओजीएस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वर्किंग नोट 2, डिस्ट्रीब्यूशन एज पर सीओजीएस। डिस्ट्रीब्यूशन एज पर सीओजीएस। तो रेशियो क्या आएगा, एक्स इस 3 है ना हमारे पास, एक्स वाई जेड नहीं है, क्या क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक फ्रेश प्रोड्यूस, सॉफ्ट ड्रिंक इज टू फ्रेश प्रोड्यूस इज टू पैकेज्ड फूड। बताइए रेशियो क्या आने वाला है, टाइप करेंगे चैट बॉक्स में। सीओजीएस क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक का सीओजीएस है हमारा 30 lakhs, फ्रेश प्रोड्यूस का 75 lakhs और पैकेज फूड का 45 lakhs। तो 30:75:45। वेरी गुड, सिर्फ 2 लोग आंसर दे रहे हैं, 3 लोग आंसर दे रहे हैं। तीनों ही नंबर 5 के टेबल से कट जाएंगे, तो 5 के टेबल से काट दीजिए। 253 आपने कैसे बताया, 253 कैसे आया आपका, पहले ये तो बताइए। अच्छा हाँ 15 से कट जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड, 15 से काट दिया। 15 2 जा 30, 15 5 जा 75, 15 3 जा 45। टेबल याद करना क्यों इतना जरूरी है, समझ में आ रहा है अब, बचपन में हम याद नहीं करते थे। 2:5:3। तो अब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक को कितना मिलेगा, 45 lakhs इंटू 2 डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल हमारा 10 है, तो यह आ जाएगा 9 lakhs। फिर फ्रेश प्रोड्यूस के पास 45 lakhs इंटू 5/10, 22,50,000। वेरी गुड। पैकेज्ड फूड 45 lakhs इंटू 3/10, 13,50,000। वेरी नाइस।
तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सबको समझ में आ गया कि किसी को डाउट है बताइए? एनीवन डाउट है आपको? नहीं, ठीक है। तो सीओजीएस के हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? कैलकुलेट द ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन। आपको बताना है आपकी ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी। तो ऑपरेटिंग इनकम कैसे मिलेगा? टोटल सेल्स हमारे पास है, सेल्स में से हम क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे और सपोर्ट कॉस्ट माइनस करेंगे। दो ही तो कॉस्ट है अब हमारे पास। सीओजीएस ऑलरेडी आपको गिवन है और सपोर्ट कॉस्ट आपने निकाल लिया है। तो टोटल सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सपोर्ट कॉस्ट माइनस कर दीजिए। चलिए बताइए क्या आएगा? तो ये हमारा पार्ट वन ऐसे लिखेंगे एकदम प्रॉपर। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। and operating profit. पर्टिकुलर्स 3 प्रोडक्ट है अपने पास। सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस और पैकेज्ड फूड। टोटल सेल्स हमारा क्या है? सेल्स है हमारा 39,67,500। फ्रेश प्रोड्यूस का सेल्स है 1,05,03,000 और पैकेज फूड का 60,49,500। इसमें से माइनस करिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सपोर्टिंग कॉस्ट। तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीओजीएस हमारा 30 लाख, 75 लाख, 40 लाख। 30 लाख, 75 लाख, 45 लाख। सपोर्टिंग कॉस्ट 9 लाख, 22 लाख 50,000 और 13 लाख 50,000। कर रहे हैं तो सबको ही, ऐसा तो नहीं है कोई कैमरा ऑफ करके नाश्ता कर रहा है और बस सुन रहा है मेरी बात को। ऐसा नहीं करना है। $22 लाख 50,000, 13 लाख 50,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा आएगा 39,67,500 माइनस 39 लाख 67,500। वेरी गुड। फिर फ्रेश प्रोड्यूस में 1,05,303,000 माइनस 75 लाख माइनस 22 लाख 50,000 7 लाख 53,000। फिर लास्ट में 60,49,500 प्लस माइनस 45 लाख माइनस 13 लाख 50,000 199,500। वेरी गुड। तो यह आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब परसेंटेज निकाल लीजिए। ऑपरेटिंग इनकम का परसेंट भी निकालने क्वेश्चन ने बोला था, परसेंट ऑफ रेवेन्यू। ऑपरेटिंग इनकम जो है आपका वो आपके रेवेन्यू का कितना परसेंट है, एकदम इजीली बन जाएगा 67,500। सर परसेंटेज सिर्फ प्रॉफिट का निकालना या ऑल कॉस्ट का? नहीं, सिर्फ प्रॉफिट का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आपको बताना है सिर्फ। 67,500
डिवाइडेड बाई 3967500, क्या आएगा ये? इंटू 100, 1.7%, 1.7%, राइट। बाकी लोग जवाब देंगे, जो लोग कैमरा ऑफ करके रखे, निधि, प्रथम, पायल। फिर फ्रेश प्रोड्यूस के केस में 7,53,000 रुपीज का आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, 1,05,03,000 का, 1,05,03,000 का रेवेन्यू, 7,53,000 डिवाइडेड बाई 1,05,03,000, 7.17, वेरी गुड। फिर लास्ट में 60,49,500 में 199,500 को डिवाइड कर दीजिए, 199,500 डिवाइडेड बाई 60,49,500, 3.29 या 3.30 भी बोल सकते हैं। क्लियर है? जनरली एबीसी का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम टोटल कॉलम भी बनाते हैं, तो वो टोटल कॉलम में कुछ अलग नहीं है, सबका टोटल करके लिखना, इसीलिए मैंने उसको भी बनाया नहीं है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल केस जो अभी कंपनी कर रही है। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से क्या होगा? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से हम जो एक्टिविटी में जितना कॉस्ट लग रहा है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, करेक्ट? तो पार्ट 2 जो अपना होगा पक्का वो एक्टिविटी बेस्ड के बारे में बात कर रहा होगा। ए फैमिली स्टोर एलोकेट सपोर्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट लाइंस यूजिंग एबीसी, अगर एबीसी के हिसाब से हो रहा है तो कैलकुलेट करिए ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। वेरी गुड। चलिए बनाते हैं इसको, पार्ट 2। यहां तक तो सभी को क्लियर है? तो आगे बढ़ रहे हैं हम। किसी को डाउट होगा तो बताएंगे आप लोग। रेट पर ड्राइवर निकालेंगे, वेरी गुड, यस। पार्ट 2, allocation of cost using activity based costing। सबसे पहले तो आप कॉस्ट ड्राइवर रेट कंप्यूट कर लीजिए, सारे कॉस्ट ड्राइवर रेट, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल कर बताइए क्या आ रहा है सभी का। कॉस्ट ड्राइवर रेट मिलता कैसे है? हम देखेंगे कि हमारा जो भी कॉस्ट लगा है वो किसके वजह से लगा है, किसके वजह से लगा है, फिर उसको डिवाइड कर देंगे। बॉटल रिटर्न डायरेक्ट ट्रेस हो जा रहा है तो टोटल ओवरहेड में डायरेक्ट लिख देंगे, वेरी गुड। जो बॉटल रिटर्न का जो कॉस्ट है वो पूरा किसका है? सॉफ्ट ड्रिंक्स का है, तो उसको बांटने की जरूरत नहीं है, वो पूरा सॉफ्ट ड्रिंक्स में चला जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज किया, कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट जो लगा है एक एक्टिविटी के पीछे। जैसे यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ऑर्डरिंग में 7,80,000 लगा है, तो ये जो 7,80,000 है ये कॉस्ट पूल है, ये एक कॉस्ट पूल है। फिर डिलीवरी में 12,60,000 लगा है, तो ये 12,60,000 क्या है? कॉस्ट पूल है। तो ये जो कॉस्ट लग रहा है किसके वजह से लग रहा है? परचेज ऑर्डर्स की वजह से लग रहा है, तो कॉस्ट पर परचेज ऑर्डर क्या आएगा आपको वो निकालना है, दैट इज द कॉस्ट ड्राइवर। तो सबसे पहले बॉटल रिटर्न तो डायरेक्ट जाएगा, बॉटल रिटर्न डायरेक्ट चला जाएगा। फिर दूसरा हमारे पास है ऑर्डरिंग। ऑर्डरिंग को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? परचेज ऑर्डर्स के हिसाब से। एक टेबल बना लेते हैं, बेटर रहेगा।
एक्टिविटी कॉस्ट पूल, फिर अपना बेसिस ऑफ एलोकेशन, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर रेट। करते जाइए सब कोई। सबसे पहले बॉटल रिटर्न्स, कॉस्ट पूल में कितनी है टोटल कॉस्ट? 60,000। बेसिस ऑफ एलोकेशन डायरेक्ट है इसका, तो इसमें कोई कॉस्ट ड्राइवर रेट नहीं आने वाला है। नहीं, बॉटल रिटर्न रेट यहाँ पे ले सकते हैं, बस आप कॉस्ट ड्राइवर रेट माइनस कर दीजिए। मैं तो जब यहाँ पे इसका निकलेगा नहीं कॉस्ट ड्राइवर रेट, सपोर्ट कॉस्ट के लिए बस यहाँ पे लिख दे रहा हूं। फिर ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग के केस में क्या होगा? हमारा कॉस्ट पूल क्या है? 7,80,000। इसका बेसिस ऑफ एलोकेशन, बेसिस ऑफ एलोकेशन है हमारा परचेज ऑर्डर्स। $7,80,000 डिवाइडेड बाई कितने परचेज ऑर्डर आपने किए हैं? 1560। तो हर एक परचेज ऑर्डर का कॉस्ट आएगा आपका 7,80,000 डिवाइडेड बाई 1560, 500। वेरी गुड, सबको ही जवाब देंगे, भले ही बाकी लोगों ने जवाब दे दिया फिर भी आप जवाब देते रहेंगे। ऑर्डरिंग, फिर डिलीवरी, डिलीवरी में 12,60,000 रुपीज का आपका टोटल कॉस्ट है। और बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या है हमारा? बेसिस ऑफ एलोकेशन है नंबर ऑफ डिलीवरीज। वेरी गुड, 12,60,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिलीवरीज अपने हैं 3150। 400 पर डिलीवरी। फिर सेल्फ स्टॉकिंग, सेल्फ स्टॉकिंग में अपने पास है 8,64,000। और इसे हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? सेल्फ स्टॉकिंग टाइम के हिसाब से। $8,64,000 डिवाइडेड बाई सेल्फ स्टॉकिंग आवर्स कितने हैं? 8640, दैट इज ₹100 पर सेल्फ स्टॉकिंग टाइम। लास्ट में है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट के पीछे खर्च हुआ है 15,36,000। और ये 15,36,000 को कैसे बांटना है? यूनिट सोल्ड के हिसाब से। वेरी गुड, 1 पर टीम सोल्ड, आइटम सोल्ड, आइटम सोल्ड के हिसाब से। और आपने कितने आइटम सेल किए हैं? 15,36,000 यूनिट्स ही बेचे हैं आपने। ₹1 पर आइटम सोल्ड। सभी का यहां तक आया है? बताइए। डन 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 डन, यस। तो अब हमें क्या करना है? अब हम सारे कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट या टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट डायरेक्टली अब निकल जाएगा। पार्ट 2, कंप्यूटेशन ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। टोटल ओवरहेड सॉल्ट ड्रिंक का 491, 400, 22, 40,000 फूड का। हाँ, हो सकता है, एक बार बना के देख लेते हैं। मैंने बनाया नहीं है, पता नहीं। सही होगा, आपने किया है तो सही किया होगा, मेरे को इतना भरोसा है आप पे। चलिए, पर्टिकुलर्स,
सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रेश प्रोड्यूस्ड, पैकेज्ड फूड, और ये अपना टोटल। सबसे पहले ले लीजिए रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू है 39,67,500। फ्रेश प्रोड्यूस में 1,05,03,000। पैकेज्ड फूड में 60,49,500। टोटल अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसमें से माइनस करते हैं। सीओजीएस, सीओजीएस हमारा क्या है? 30 लाख, 75 लाख और 45 लाख। और अब माइनस करना है अपने को सपोर्ट कॉस्ट्स। सपोर्ट कॉस्ट में सबसे पहले हमारे पास क्या है? बॉटल्स रिटर्न। कर रहे हैं सब कोई मेरे साथ? बॉटल रिटर्न कॉस्ट, बॉटल रिटर्न कॉस्ट किसके हिस्से में आएगा? पूरा का पूरा सॉफ्ट ड्रिंक के हिस्से में आएगा, क्योंकि बॉटल रिटर्न कॉस्ट उसके वजह से ही लगा है। तो 60,000 पूरा यहां माइनस। फिर उसके बाद हमारे पास है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए देखिए, कॉस्ट ड्राइवर क्या था? 500 पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए 500 पर ऑर्डर। तो हम कैसे बांटेंगे? अब यहां पे आप एक काम करिए, रेशियो लिख लीजिए नीचे में कि आपको याद रहे। अगर आपने बना लिया है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए, क्योंकि मेरे को तो थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने में। देखिए, जो हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट है, परचेज ऑर्डर कितने प्लेस हुए हैं? 360, 840, 360। तो 360 इस टू 840 इस टू 360। यहां पे नीचे में मैंने लिख दिया है, आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है 500। तो सबसे पहले 500 इंटू 360 होगा 1,80,000। समझ में आया? 500 परचेज मींस हमारा जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, पर ऑर्डर का 500 लगता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में 360 ऑर्डर्स मैंने किए हैं, तो 360 इंटू 500, एकदम सिंपल, एकदम लॉजिकल है। फ्रेश प्रोड्यूस में मैंने 840 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, पर ऑर्डर का 500 रुपए, तो 840 इंटू 500 4,20,000। और लास्ट में अगेन 360 ऑर्डर्स हैं, तो सेम आएगा 1,80,000। यस और नो? सब कोई कर रहे हैं तो मेरे साथ? फिर डिलीवरी कॉस्ट, जो डिलीवरी कॉस्ट है हमारा, दैट इज 400 पर डिलीवरी। 400 पर डिलीवरी। और कितने डिलीवरीज हुए हैं? डिलीवरीज में हमारे पास है 300, 2190, 660। 300, 2190, 660। तो 300 इंटू डिलीवरी कॉस्ट 400, 300 इंटू 400 1,20,000। फिर 2190 इंटू 400 8,76,000। 660 इंटू 400 2,64,000। 26,400 नहीं, 2,64,000 होगा, एक जीरो आपने कम लगाया। फिर सेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट, सेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट में रेशियो क्या है हमारा? 540, 5,400, 2,700। क्वेश्चन को रेफर करेंगे, 540, 5,400, 2,700। और हमारा ड्राइवर का रेट क्या है? 100 रुपीज। 540 इस टू 5,400 इस टू 2,700।
ड्राइवर का रेट है 100, डिलीवरी कॉस्ट एक बार रिपीट कीजिए। डिलीवरी कॉस्ट जो हमारा टोटल था, मतलब डिलीवरी कॉस्ट का रेट क्या है कॉस्ट ड्राइवर का 400, और एसएफ में 300 डिलीवरीज की मैंने, तो 300 इंटू 400 किया। फिर फ्रेश प्रोड्यूस में 2190 डिलीवरीज की, तो 2190 इंटू 400 किया। और लास्ट में पैकेज फूड में 660 डिलीवरीज मैंने की है, तो 660 इंटू 400 किया। क्लियर है? बस मल्टीप्लाई कर दिया जितने भी डिलीवरीज हैं मेरे। सेल्फ स्टॉकिंग में 540 इंटू 100 करेंगे, 54,000। 5400 इंटू 100 5,40,000, और 2700 इंटू 100 2,70,000। वेरी गुड, सेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट मिल गया। फिर लास्ट है हमारा कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट। कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट, इसको कैसे बांटना था? आइटम सोल्ड के हिसाब से, और हर आइटम सोल्ड का 1 रुपए आता है। कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या है? 1 रुपीज ही तो है। तो कस्टमर सपोर्ट कॉस्ट में मैंने कितने यूनिट्स बेचे हैं? 1,26,000 इस टू 11,04,000 इस टू 3,06,000। तो यह आएगा हमारा 126, 11,04,000 और 3,06,000। क्योंकि हर आइटम सोल्ड का 1 रुपए है, तो अगर 1,26,000 आइटम्स बिके तो 1,26,000, 11,04,000 बिके तो 11,04,000। सभी को क्लियर है यहां तक? यस। तो अब रेवेन्यू में से सारे कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, तो ऑपरेटिंग इनकम मिल जाएगा। $39,67,500 माइनस 30 lakhs माइनस 67,500, नहीं सॉरी 60,000, फिर 1,80,000, 1,20,000, 54,000, 1,26,000। यह आ रहा है हमारा 427,500। 427,500। सेकेंड केस में जिन्होंने ऑपरेटिंग इनकम निकाल लिया है वो प्रॉफिट ऑपरेटिंग इनकम का परसेंटेज भी निकाल लीजिए। ऑपरेटिंग इनकम का परसेंटेज भी निकाल लीजिए। 105,03,000 माइनस 75 lakhs माइनस 4,20,000 माइनस 8,76,000 माइनस 5,40,000 माइनस 11,04,000, 63,000। 63,000। और पैकेज्ड फूड के केस में 60,49,500 माइनस 45 lakhs माइनस 1,80,000 माइनस 2,64,000 माइनस 27 lakhs 2,70,000 माइनस 3,06,000, 429,500 सॉरी 529,500। सब कोई परसेंटेज निकाल लीजिए अब। 427,500 डिवाइडेड बाय 39,67,500। 427,500 डिवाइडेड बाय 39,67,500, 10.78% या फिर 10.77 जैसा आप लिखें। अगेन 63,000 बाई 1,05,03,000, यार 0.60 और लास्ट में 529,500 डिवाइडेड बाई 60,49,500, 8.7675%। क्लियर है सभी का? सबको ही बताएंगे तो फिर हम इस चैप्टर को यहीं पर रैप कर देंगे। इस चैप्टर में बस यही है, एक बड़ा सारा क्वेश्चन कर लिया, हो गया चैप्टर।
एबीसी का क्वेश्चन ऐसा ही आता है, बड़ा इजी सा। तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 करना ही करना है। एमसीक्यू 30 मार्क्स, अगर एमसीक्यू अच्छे से कर लिया तो 20-24 वहां आ गए। एबीसी के क्वेश्चन में 7 आ गया, इंट्रोडक्शन टू एमए के क्वेश्चन में 7 में से चलिए 5 ही मानते हैं, तो 20 उधर 12 इधर, 32 तो ऐसे ही हो गया। एग्जाम में कंफ्यूज होता है, इसमें एलोकेशन दिया था नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको तो समझ में आ जाएगा। एलोकेशन का जो बेस होता है इजी ही होता है, वो तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ ही जाता है। सर क्वेश्चन 2 नहीं समझ में आ रहा है, लाइक अमाउंट कैसे लिखा है समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार नजर घुमा लेते हैं। वो 1160 का मतलब है 11.60 है। वो एडिटर ने हमारा थोड़ा मिस्टेक कर दिया इसमें लिखने में। वो 11-60 का मतलब है 11.60 है वो। ठीक है, तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, तो बना लीजिएगा, बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके एग्जाम में आया था। मैंने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो पता है मैंने क्या किया, मैंने डार्क चॉकलेट बटरस्कॉच सब कुछ बना दिया, बहुत समय लगा था। तो क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट के लिए बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन में। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है, एक बार ग्लांस लेते हैं और बनाने लग जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार बनाया था तो मैंने यही किया था, तीनों के लिए बना लिया था, डार्क चॉकलेट बटरस्कॉच, तो बहुत समय लग गया था। तो एग्जाम में अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा और आप पूरे के लिए बनाने लग जाओगे तो आपका समय तो बर्बाद होगा। क्वेश्चन में सिर्फ क्या करना है, हाँ ये 3 क्वेश्चन आप कर लेंगे, आपका हो जाएगा, एकदम गारंटीड है, इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से प्लीज पढ़िएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है, किसके लिए निकालना है। अगर डार्क चॉकलेट के लिए निकालना है तो सिर्फ डार्क चॉकलेट के लिए निकालेंगे, बाकी के लिए निकालने नहीं जाएंगे, क्यों समय बर्बाद करेंगे अपना निकालकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक।